आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मायावती की। जी हां, उत्तर प्रदेश से मायावती बीएसपी की प्रमुख, उनकी बात करूंगा। और इसके साथ ही मैं बात करूंगा असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के चीफ हैं। एनडीए बनाम इंडिया, ये जो लड़ाई शुरू हुई है, जिस तरीके से बेंगलुरु में विपक्ष की अपोजिशन की 2 रोजा मीटिंग हुई और उसमें एक नाम यह तय किया गया है कि ये जो अपोजिशन है, विपक्ष है, इसका नाम होगा इंडिया। ये नाम रख दिया गया है और ये कहा गया है कि इंडिया बनाम एनडीए अब लड़ाई होगी, इंडिया बनाम नरेंद्र मोदी लड़ाई होगी। ये तमाम जो 26 अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है। इंडिया, चक दे इंडिया और न जाने क्या क्या, अब ये नारे जो है सोशल मीडिया पर गूंजने लगे। इस नारे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मजबूत समीकरण विपक्ष का बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो दलितों की इस वक्त एक बड़ी पार्टी है, वो मायावती की बीएसपी है। मायावती ने विपक्ष के साथ जाने से मना कर दिया है। मायावती ने यह ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी अकेले चुनाव लड़ेंगी। 2024 की ये तैयारी है, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात की है। और दूसरी जानिब जो एमआईएम है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके जो सदर है असदुद्दीन ओवैसी, उनको 2 रोजा ये जो सेकुलर पार्टियों की मीटिंग थी उसमें दावत नहीं दी गई, उसमें उनको मदऊ नहीं किया गया, जिससे वो काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि क्या ये जो एमआईएम है, ये अछूत पार्टी है, आखिर क्यों हमें नहीं बुलाया गया। वारिस पठान जो कि एमआईएम के तर्जुमान हैं, उन्होंने दरअसल इस पर सख्त एतराज जाहिर किया है और ये कहा है कि क्या ऐसा करना मुनासिब है और हमें क्यों साथ नहीं बुलाया। इसके साथ ही वारिस पठान ने यह भी कहा है कि ये जो मीटिंग हुई थी, इसमें उन लोगों को भी बुलाया गया जो माजी में भाजपा के साथ खड़े थे, भाजपा से हाथ मिलाए हुए थे, तो उनको तो बुलाया गया, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया, जबकि हम तो भाजपा का हिस्सा नहीं है और हमेशा जो है वो जो सेकुलर जमातें हैं, पार्टियां हैं, उनके साथ रहे हैं। तो बहरहाल मायावती एक तरफ है जो दलितों की नुमाइंदगी कर रही, दूसरी तरफ जो ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी, वो मुसलमानों की एक तरीके से नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये जो दोनों दल है, इनको नहीं बुलाया गया या ये गए नहीं। वारिस पठान ने तो क्लियर कर दिया कि एमआईएम को ये जो अपोजिशन की मीटिंग हुई थी, इसमें दावत नहीं दी गई। इसके अलावा मायावती के बारे में अभी क्लियर नहीं है कि इनको दावत दी गई कि नहीं दी गई। दरअसल इससे पहले कई मर्तबा मायावती को दावत दी गई, लेकिन मायावती मीटिंग में शरीक नहीं हुई, उन्होंने विपक्ष से दूरी बनाए रखी। ऐसे में हो सकता है कि इस बार उन्हें दावत न दी गई हो। अब मायावती ने यह ऐलान कर दिया है कि वो तन्हा चुनाव लड़ेंगे। अब आप देखिए कि जो मैं उत्तर प्रदेश के समीकरण की बात कर रहा हूं, अब एक सुबुगाहट यह भी है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी और मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सत्ता पर क्या 2024 में हाथ मिलाएंगे। इसकी संभावना काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। इससे पहले भी कई बार ऐसी सुबगाहट थी कि बहुत मुमकिन है कि दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन करने के लिए ऐसा हो कि असदुद्दीन ओवैसी और मायावती हाथ मिला ले। अभी जब निकाय चुनाव हुआ था तो उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर ओवैसी ने जीत दर्ज की थी, उन्होंने अपना खाता खोला था। तो इसलिए भी कहा जा रहा है कि बहुत मुमकिन है कि ये मायावती और असदुद्दीन ओवैसी आपस में हाथ मिला लें। मैं समीकरण की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। हिंदुस्तान में अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उत्तर प्रदेश को जीतना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में मजबूत संगठन का होना बहुत जरूरी है। अब अगर मायावती साथ नहीं है तो ऐसे में क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके क्या उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा की सीट है उसमें खातिर ख्वाह जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं? क्या 50-50 भी
रह सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिला लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसमें यह भी हो सकता है कि इसका टोटल फायदा जो है वो भाजपा को मिले, क्योंकि वोट में बिखराव हो जाएगा। अगर वोट में बिखराव हुआ तो जाहिर है कि ढाक के तीन पात हो जाएंगे। और अगर बीजेपी यहां, जैसा कि उसने अपना लक्ष्य रखा है, निशाना रखा है कि वो इस बार 80 में से 80 सीटें जीतेंगी, वो जयंत चौधरी पर भी डोरे डाल रही है, ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ ले लिया है, अपना दल पहले उनके साथ है, तो छोटी छोटी पार्टियों को अब जोड़ने का काम ये बीजेपी कर रही है। अभी ये भी खबर आई है कि कुछ जो है एमपी वो बीएसपी से टूटकर भाजपा में जा सकते हैं। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी से भी कई एमएलए, दारा सिंह जा चुके हैं और कई एमएलए जो है वो बीजेपी के रास्ते में है। तो ये जो तस्वीर है, ऐसे में यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या ये जो गठबंधन है, जो बहुत अच्छा गठबंधन है, इंडिया नाम रख दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, क्या वहां विपक्ष जो है वो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ पाएगा? नीतीश कुमार यहां क्या करेंगे, मैंने पहले भी कहा था। ममता बनर्जी यहां क्या करेंगी, मैंने पहले भी कहा था। या और जो लीडर हैं वो उत्तर प्रदेश की सतह पर क्या करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश का बिल्कुल मामला अलग है। उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र के नजरिए से नहीं देखा जा सकता, उत्तर प्रदेश को आप कर्नाटक के नजरिए से नहीं देख सकते। उत्तर प्रदेश खुद अपनी एक अलग राजनीति विशेषता रखता है, और यहां पे पोलराइजेशन को जो सिलसिला है वो आप देख रहे हैं। योगी जो है वो उत्तर प्रदेश में अब भी हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसको पोलराइज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ज्ञानवापी काशी का मामला उठाया जा रहा है, मथुरा आगरा मथुरा का मामला उठाया जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो अंदाजा होगा कि ये जो 2024 की लड़ाई है, तो उत्तर प्रदेश जब तक केंद्र बिंदु नहीं बनता है, उत्तर प्रदेश को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा। हालांकि अखिलेश कह रहे हैं कि वो एक अलग रणनीति बना रहे हैं, वो अलग एक चाल चलने जा रहे हैं जिससे भाजपा चित हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें आप, तो आपको मालूम होगा कि 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन्होंने गठबंधन किया था। यह वो दौर था कि जब उत्तर प्रदेश में काम बोलता है का नारा गूंज रहा था, लेकिन ढाक के तीन पात हुआ कुछ नहीं। बीजेपी जो है वो बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में जीत गई। 2022 में भी आप देखिए कि बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। ऐसे में यह कहना कि बहुत आसान यूपी में लड़ाई होगी, मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इंडिया नाम बहुत अच्छा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कैसे वहां पे जुड़ाव पैदा होगा, कैसे वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा, ये गौर करने वाली बात होगी। मायावती और अगर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में एकजुट होते हैं तो कामयाबी इन्हें भले न मिले, लेकिन नुकसान ये बड़ा पहुंचा सकते हैं। और इसमें मैं फिर ये कह दूं कि इसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो भाजपा को होगा, न इसमें मायावती और ओवैसी का फायदा होगा और न इसमें कांग्रेस और समाजवादी का होगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है कि अगर इस पर गौर किया जाए, इस पर विचार किया जाए और सर जोड़ करके बैठा जाए कि कैसे ओवैसी और मायावती को मनाया जाए, कैसे उन्हें इस गठबंधन में साथ लाया जाए। आप समझ लीजिए कि जब अरविंद केजरीवाल साथ आ सकते हैं, शिवसेना साथ आ सकती है, मुस्लिम लीग साथ आ सकती है, तो फिर ओवैसी और मायावती साथ क्यों नहीं आ सकते? जबकि आप देखिए कि सोशल मीडिया पे ये चीज चलाई जा रही है कि क्या ये जो अपोजिशन का एक बड़ा गठबंधन बना है, क्या ये दलितों और मुसलमानों को छोड़कर बनाया गया है? तो ये जो सवाल उठ रहा है, और इसका पूरा फायदा जो है वो बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पर भी अभी जब महाराष्ट्र में मीटिंग होगी तीसरे राउंड की, तो उससे पहले इस पर गौर किया जाए, इस पर विचार किया जाए, क्योंकि इससे पहले तो गठबंधन हो गया था। मैं समझता हूं कि अगर इस पर गौर किया जाएगा, विचार किया जाएगा, तो ये ऐसा मसला नहीं है जो हल नहीं हो सकता। जब आप इंडिया की बात करते हैं, जब आप इंडिया जैसा गठबंधन बनाते हैं, तो फिर इंडिया में ओवैसी भी हैं,
इंडिया में मायावती भी हैं। इनको भी अगर साथ ले लिया जाए तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही मजबूत गठबंधन बनेगा और ये जो अलग अलग लड़ाई लड़ने की बात है इस पर बहरहाल रोक लगे। देखना है कि इस पर क्या फैसला होता है। लेकिन अगर मायावती और असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में हाथ मिलाते हैं तो ये जो है बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।